मेरी बीवी रोज़ अपनी नंद के साथ सोने की ज़िद करती और अगर मैं उसे कमरे में लेकर आता तो वो फूट-फूट कर रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे नंद के कमरे में भेजना पड़ता। मैं काफ़ी परेशान था। बीवी की इस हरकत से एक रोज़ जानने के लिए बहन को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही मेरी बीवी अपनी नंद के कमरे में गई तो मैं बहन के कमरे में कपड़े पहनकर कमरे में जो दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सिड़क गई, क्योंकि शादी के हंगामों से फारिग होकर और दोस्तों को रुखसत करके जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो वहाँ पर मेरी दुल्हन सजी सवरी बैठी थी और बेहद प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया। अब तो मैं सिर्फ इसकी तस्वीर नहीं देखी थी, उसे आमने सामने नहीं देखा था, मगर आज उसे अपने सामने देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि जितनी वो तस्वीर में खूबसूरत लग रही थी, इससे कहीं ज़्यादा वो हकीकत में हसीन थी। और आज तो वो हुस्न के तमाम हथियारों से लैस थी। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था और ये मेरी छोटी बहन लाइबा का काम था, जिसकी उम्र 22 साल थी। मेरी बहन लाइबा मेरी शादी पर बेहद खुश थी, क्योंकि मैं इसका इकलौता भाई था। मैं गांव के चौधरी का इकलौता बेटा था और इनकी तमाम जायदाद और हवेली का वारिस था। मैं अपने दुल्हन के करीब जाकर बैठ गया और अपना गला गंगार कर उसे मुखातिब करना चाहा, क्योंकि इसने नज़रें नीचे झुका रखी थी और मेरे अंदर दाखिल होने पर भी इसने नज़रें नहीं उठाई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इस अरूसी जोड़े में। मैंने मुंह दिखाई का हार इसके सामने करते हुए इसकी तारीफ की। इसने एक पल को हार की तरफ देखा और फिर एक नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरे हाथों से वो सेट लेकर सामने बेड पर साइड पर रख दिया। मुझे इसका ये अंदाज़ बहुत अजीब लग रहा था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो दुल्हन है, डरी हुई होगी या अपने वालिदैन को छोड़कर आने की वजह से उदास है। मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था, या फिर लाशऊरी के तौर पर शायद मैं अपने आप को दिलासा देने लगा। दिल में मैंने थोड़ी देर इसकी तारीफ़ें की, फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया, जो हवेली के कवानीन बताए और इंतज़ार करने लगा कि वो आगे से कुछ बोले, मगर मुझे मायूसी हुई। वो कुछ न बोली। इसका सर हनूज झुका हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी। हवेली के तमाम अफराद सो चुके थे। सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था देर तक और मुझे आने में देर हो गई थी। कुछ तो बोलो रबील, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की का चेहरा इतना हसीन है, इसकी आवाज़ कैसी होगी। मैंने इसकी तरफ देखते हुए फरमाइश की तो बजाय कुछ बोलने के इसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना रोई कि मैं परेशान हो गया। काफ़ी देर तक रोती रही और मैं हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। इसके इस तरह रोने पर मेरा दिल डूब गया। मैंने इसके रोने की वजह जानना चाहता था, लेकिन वो चुप ही नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप कराया और पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो? मुझे मेरे घर वाले याद कर रहे हैं। बस फिर से रोने लगी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं समझ गया कि उसे अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा लगाव है और इसी वजह से वो उदास है। इसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया, वरना मेरे दिल में बहुत से वो मार रहे थे। कहीं उसे कोई तो और पसंद नहीं था, लेकिन वो इस शादी से नाखुश तो नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया कि वो घर वालों की वजह से रो रही हैं, तो मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने उसे पानी पिलाया और उसे चुप करवाया। फिर आगे से इसने अजीब फरमाइश कर दी। मैं इसकी इस फरमाइश पर हैरान हो गया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। इतनी अजियत फरमाया जो कोई भी दुल्हन नहीं करती, जो वो कर रही थी। मुझे लैबा के कमरे में सोना है। इसने मेरी छोटी बहन लैबा का नाम लेते हुए कहा, जो इसकी हम उम्र थी। मुझे हैरत इसलिए हुई क्योंकि लैबा से इसकी किसी किस्म की दोस्ती नहीं थी। हम लोग बिल्कुल दो ही अनजान खानदान थे और हमारा भी ताल्लुक जुड़ा था। देखो रबील, अगर मैं तुम्हें लैबा के कमरे में लेकर जाऊंगा तो सारी हवेली में चाय मगोइयाँ होगी कि दुल्हन अपनी नंद के कमरे में क्यों गई है। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा तो एक बार फिर से वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके कि ये हालत देखकर मैं फिर से परेशान हो गया। मजबूरन इसकी ज़िद के आगे हार माननी पड़ी। मैंने लैबा का नंबर मिलाया और उसे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद लैबा परेशान सी मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी।
मैंने उसे अंदर आने का कहा। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? लैबा ने परेशानी से पूछा। हाँ खैरियत है, असल में तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ये तुम्हारे कमरे में सोना चाहती है तो उसे अपने कमरे में ले जाओ, लेकिन ख्याल रखो कि हवेली वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुबह से पहले उसे मेरे कमरे में लाकर बिठा देना। लैबा से कहा तो वो मेरी बात समझ गई, वो समझदार लड़की थी। लैबा मेरी दुल्हन को अपने साथ ले गई और वहाँ सुला दिया। सारी रात मुझे परेशानी से नींद नहीं आई कि कहीं हवेली में इस बात की खबर किसी को हो गई तो सब बातें बनाएंगे, लेकिन मेरी बहन लैबा बहुत समझदार थी। वो फजर की अजान होते ही उसे मेरे कमरे में ले आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आना ही नहीं चाहती थी मेरे कमरे में, लेकिन मैं सवेरे ही वहाँ से निकल गया। मैं उसे मेरे ज़िंदगी में और इस हवेली में एडजस्ट होने के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इसके बाद रोज़ ही ये होने लगा। वो रोज़ाना रात को रोना शुरू कर देती और कहती कि उसे लैबा के कमरे में सोना है, और मजबूरन मुझे इसकी बात माननी पड़ती थी। और अब मैं हकीकी मायनों में परेशान हो गया था कि आखिर में मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरी दुल्हन इस तरह का रद्द अमल क्यों ज़ाहिर कर रही है। बिल्कुल मायूस हो जाता जा रहा था। अगर मैं चाहता तो इस पर गुस्सा करता, लेकिन मेरी तबीयत में गुस्सा नहीं था। मैं बचपन से ही एक नरम दिल बच्चा था और बड़ा हुआ तो एक नरम दिल इंसान बन गया। मुझे किसी पर भी सख्ती करनी नहीं आती थी, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। इंसानों को दूर की बात, मैंने तो जानवरों पर भी इतना रहम किया, इनका बहुत ख्याल रखा था। यहाँ तक कि मेरे घर में अगर कोई बिल्ली, जहाँ कोई चिड़िया भी आती थी तो मैं इसका ख्याल रखता था, और अबील तो मेरी शरीर, इसका ख्याल रखना तो मुझ पर फ़र्ज़ था। ख़ास तौर पर काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि अभी मेरी नरम तबीयत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। एक दिन मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो रबील, मुझे तो तुम्हारे जज्बात और एहसास की कदर है। मैं तुम्हारी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी तो मैं अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लानी होगी हर हाल में, वरना इस तरह से मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो फिर से रोने लगी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। इसको समझाना बेसूर था, वो कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर इस तरह से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं मशवरा करता, और कोई भी मेरे इस राज से वाकिफ़ नहीं था सिवाय मेरी छोटी बहन लैबा के। लेकिन अपनी बहन से भी ये मसला डिस्कस करते हुए मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने महसूस किया कि और इसकी इस हरकत से लैबा भी बहुत तंग है, लेकिन वो भी एहसास रखती थी और उसे कुछ न कहती थी। लेकिन इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन इसके कुछ अरसे बाद ही मैंने महसूस किया कि रबील और लैबा के बीच कुछ राजदारियाँ होने लगी हैं जिनसे मैं लाइल्म था, लेकिन मैं समझ रहा था कि इन दोनों के बीच कोई बात ज़रूर हुई है और लैबा मुझसे छुपा रही है। लेकिन मैंने महसूस किया था कि लैबा हर वक्त परेशान रहने लगी थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। तजस्सुस के मारे मैंने लैबा से सवाल किया तो मैंने महसूस किया कि इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी और भाभी के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है, लेकिन उन्होंने अपना कोई राज मुझसे शेयर नहीं किया। लैबा अपनी उंगलियों को मसलते हुए बोली और वहाँ से चली गई। तो मुझे शक सा होने लगा कि अब बाद में मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैं इस राज को जानना चाहता था और इस मामला की तह में जानना चाहता था कि आखिर क्या माजरा है जिससे मेरी बहन तक वाकिफ़ हो चुकी है और मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। अब मैंने एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं एक मनसूबा बंदी तैयार करूँगा ये राज जानने के लिए। मैंने दिल में मनसूबा बना लिया था और इस पर अमल पैरा होने के लिए मैंने एक रात लैबा से कहा कि वो मेरे कमरे में सो जाए। आज मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से, लेकिन भाई मैं तो अपने कमरे में भी सो सकती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपना कमरा लॉक कर लें। लैबा ने कहा तो मैंने सख्ती से उसे डांट दिया। देखो लैबा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। ज़िंदगी में पहली बार मैंने लैबा से सख्ती से बात की थी तो वो हैरान हो गई और फिर इसने मेरी बात मान ली और वो मेरे कमरे में सो गई। मैंने पहले दोपहर में लैबा का कपड़ा खाली देकर इसकी शाल उठा ली थी। मैंने इसकी शाल उठा ली
और अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर मेरी बीवी राबील सो रही थी। जैसे ही मैं लैबा के कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे की आवाज़ पर मुझे राबील की आवाज़ अंधेरे में सुनाई दी तो मेरी रूह फना हो गई। वो मुझे लैबा समझकर जो कुछ बोल रही थी वो सुनकर मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। लैबा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम जानती हो ना मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे इस शख्स को फ़ोन करना है। तुम्हारे नंबर से प्लीज़ अपना मोबाइल मुझे दो ताकि मैं इससे रब्ता कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी है। इस शख्स की वजह से वो मुझे लैबा समझकर बोलने लगी तो मैंने लाइट ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो वो मुझे देखकर हैरान हुई। शामीर, आप? राबील ने हैरत से कहा तो मैंने लैबा वाली शाल बेड पर फेंक दी और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो भी खड़ी हो गई खौफ के मारे। हाँ, मैं तुम्हारा शौहर शाहमीर। अब मुझे बताओ कि किस शख्स का जिक्र हो रहा था जिससे तुम रब्ता करना चाहती थी और जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम एक मासूम सी लड़की हो जो अपने घर वालों को याद करके रोती हो, लेकिन आज मुझे ये देखकर हैरत हुई कि तुम घर वालों के लिए नहीं बल्कि किसी और शख्स के लिए रो रही थी और इसकी वजह से तुमने मुझे इतनी अजियत दे रखी है। इतने दिनों से मैंने सख्त गुस्से में कहा। मेरा इतना कहना था कि इसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया। राबिया, आज तुम्हारा ये रोना मुझ पर असर नहीं करेगा। मुझे बताओ कि कौन है वो शख्स जिससे तुम फ़ोन पर बात करना चाहती हो और जिसके मुतल्लिक तुमने मेरी बहन को तो बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया। आज मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूँगा। मैंने सख्ती से कहा तो इसने रोना बंद कर दिया और वो निडाल सी होकर बेड पर बैठ गई। आप बैठ जाए, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। राबील ने तो कहा तो मैं इसके सामने बैठ गया। इसने अपनी बात बतानी शुरू की और जो इंकशाफ वो मेरे सामने करती जा रही थी, इंकशाफ ने तो मेरे जैसे मेरी रूह तक लरज़ जाती। ये सब मेरे साथ क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतने अरसे से जिसे मैं अपनी बीवी समझ रहा था वो तो मेरी बीवी थी ही नहीं। राबील ने मुझे बताना शुरू किया। आज से 1 साल पहले मेरे भाई अजमीर का किसी से झगड़ा हो गया कारोबार की वजह से। मेरा भाई अजमीर बहुत गुस्से वाला था। वो हर किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता था और लोग इसके मुखालिफ हो जाते थे और इसके दुश्मन बन जाते थे। हमेशा के लिए ऐसे ही कारोबारी मामलात में इसका एक दुश्मन बन गया था जिसका नाम जुनैद था। मुझे नहीं मालूम था कि जुनैद मेरे भाई का दुश्मन है और दोनों के माबैन बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है। मेरी मुलाकात जुनैद के साथ पहली बार किसी शादी में हुई। इसने मुझे देखा और मेरा नंबर किसी तरह हासिल करके मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और इसने कहा कि उसे मुझसे है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। जुनैद की ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई क्योंकि वो बहुत खुश शक्ल और अच्छा लड़का लग रहा था और काफ़ी पैसे वाला भी था और अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था और अपने वालिद के बहुत बड़े बिजनेस का अकलौता वारिस था। जुनैद की बातें सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। हमारा रब्ता फ़ोन पर होने लगा और इसके बाद हमारी मुलाकातें बाहर पार्क और होटलों में होने लगी। इसने मुझसे शादी के वादे किए और मुझसे कहा कि पहले हमें निकाह करना होगा, इसके बाद वो अपने वालिदैन को मेरे घर भेजेगा और मुझे रुखसत करके ले जाएगा। मैं तो पहले जैसे हवाओं में उड़ रही थी। इसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन इसकी बात मान ली क्योंकि मैं इन पर अंधा एतमाद करने लगी थी। हम दोनों ने खुफिया तरीके से निकाह कर लिया था। इसने मुझे से बहुत सारे वादे किए। कुछ अरसे बाद ही मेरे लिए आपका रिश्ता आ गया और मेरे भाई अजमीर ने फ़ौरन रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि मेरे वालिद हयात नहीं थे और मेरी शादी की जिम्मेदारी मेरे भाई की थी। मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरी माँ रहते थे। अजमीर को एक बहुत बड़े ख़ानदान से रिश्ता जोड़ने का लालच था ताकि इसका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इस रिश्ते पर वो सबसे ज़्यादा खुश था, लेकिन मेरे लिए ये बात मुमकिन नहीं थी क्योंकि मेरा तो निकाह हो चुका था जुनैद के साथ। मैं बहुत परेशान होंगी, यहाँ तक कि मेरी शादी करीब आ गई। अब 4 दिन बाद मेरी आपके साथ शादी थी और रात को ही मैंने जुनैद को खबर दी और इसके साथ भागने को तैयार हो गई क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कुछ भी सोचा समझा नहीं। मैं इसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन अपना सामान बांधा और रातों रात इसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे जाने के बाद पीछे घर में एक कहराम बर्पा हो जाएगा। ये भी जानती थी कि मेरा भाई अजमीर बहुत गुस्से वाला है। अगर उसे मालूम हो गया तो मेरा बुरा हशर करेगा, लेकिन मैं मुतमईन थी
कि जुनैद मेरे साथ है, वो मेरा साथ देगा, वो बहुत बड़े बाप का बेटा है। मैं रात को अपने घर से निकल पड़ी जुनैद के आसरे, मगर इसकी बताई हुई जगह पर आई लेकिन वो नहीं आया। मैं बार बार उसे फ़ोन मिलाने लगी तो इसका नंबर बिज़ी जा रहा था। आखिर इसने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने इससे कहा कि मुझे लेने आओ, तो इसने आगे से एक ज़ोरदार कहका लगाया तो मेरी रूह फना हो गई थी। और फिर इसने मुझे ऐसी बातें बताई जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। इसने कहा कि तुम्हारे भाई अजमीर ने मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया, कारोबारी मामलात में इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसने सारी फैक्ट्री के सामने मुझे बेइज्जती करके रख दिया था, मुझे गालियां दी, और मैंने ये सब तुम्हारे भाई अजमीर से बदला लेने के लिए किया है। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया और मैं होश खुर्द से बेगाना होकर भी वहीं सड़क पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के कमरे में थी और मेरे सामने अजमीर खड़ा गुस्से से मुझे घूर रहा था। इन लोगों को शायद रात को ही मेरे घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। अजमीर ने मेरी तलाश शुरू कर दी और मैं उसे सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली और वो मुझे घर लेकर आया और अब वो मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हारी शादी पर मैंने आधे शहर को मदऊ किया है? तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रही थी? मेरी इज्जत का कोई एहसास नहीं था तुम्हें? मैं अब कमरे को ताला लगा देता हूँ और तुम्हारा कमरे से निकलना बंद है और तुम्हारे कमरे के आगे बैठकर मैं खुद पहरा दूंगा। 3 रातों तक इसकी बात सुनकर मैं खौफजदा होगी। इसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था लेकिन मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मार नहीं सकता था क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और वो मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। अपनी इज्जत बचाने के लिए इसने अपने आप पर काबू रखा। इसके पहरा देने वाली बात ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मेरे पास से सच बुलवाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने उसे सारी दास्तान बता दी तो वो एक बार फिर गुस्से में आ गया। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने इसके साथ निकाह कर लिया और 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, इसका क्या होगा? अजमीर गुस्से से पागल होकर और जुनैद के पास गया, लेकिन इसके घर जाकर मालूम हुआ कि जुनैद तो दुबई चला गया है। ये सुनकर अजमीर की हालत गहर हो गई। किसी तरह से इसने जुनैद से दुबई में रब्ता किया। फ़ोन पर अजमीर ने कहा कि मुझे तलाक दे दे, लेकिन फ़ोन पर सामने से जुनैद का वही फातिहाना कहकर बुलंद हुआ। इसने अजमीर की बहुत बेइज्जती की और तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। अब मसला बहुत बढ़ गया था। अगर वो पाकिस्तान में होता तो कोई मसला हल किया जा सकता था, लेकिन वो पाकिस्तान में था ही नहीं और 3 दिन बाद हमारी शादी थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरा निकाह आपसे पढ़वाया जा रहा था। अजमीर ने निकाह नामे के कागजात मेरे सामने रखे और कहा कि इस पर साइन करो। इसने एक हाथ से कलम मेरे आगे किया और दूसरे हाथ में फ्रूट कटर उठाकर अपने गले पर रख दिया, यानी कि इनकार की सूरत में वो अपने आप को मार देता। अजमीर की आंखों को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि वो इंतहाई ज़हनी अजियत में है और अगर इस वक्त मैंने निकाह नामे पर साइन नहीं किया तो वो वाकई ही खुद को नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि इसके पास अब कोई चारा नहीं रहा था। मजबूरन मैंने निकाह नामे पर साइन कर दिए थे, लेकिन ये निकाह हुआ ही नहीं था, क्योंकि निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। मैं जुनैद की मनकूह हूँ, इसने मुझे तलाक नहीं दी है। इसी वजह से मैं लैबा के साथ सोती हूँ और उसे मैंने सारी हकीकत से आगाह किया कि मेरी मदद करे। मैं लैबा के फ़ोन से जुनैद से रब्ता करना चाह रही थी ताकि वो मुझे आज़ाद कर दे। मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ एक कागज़ पर मैंने साइन करके इससे निकाह किया था और ये ताल्लुक़ सिर्फ कागज़ की हद तक है। अभी तक सारी सच्चाई बताने के बाद अब एक बार फिर से फूट कर रोने लगी तो इसकी कहानी सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ, क्योंकि मैं नरम दिल इंसान का ज़्यादा देर गुस्सा करना मेरी तबीयत में नहीं था और वो इस कदर मासूम थी और बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई दे रही थी। और जब मैंने उसे पहली बार अपनी दुल्हन के रूप में देखा था तो मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी और हर आए दिन मेरी मोहब्बत में इजाफ़ा होता चला गया और अब मेरे दिल में इसके लिए शदीद किस्म की मोहब्बत थी और मैं किसी किस्म पर उसे खोना नहीं चाहता था। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या जुनैद के साथ? मैंने दिल पर पत्थर रख कर ये सवाल किया तो इसने मेरी आंखों में देखा। क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? अगर जुनैद ने मुझे आज़ाद कर दिया तो? इसने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया तो मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ रबील, मैं तुमसे इतने दिनों से अपनी बीवी समझ रहा था और तुमसे मोहब्बत कर बैठा। तुम्हारा साथ मेरे लिए मुसर्रत का बायस होगा। मैं मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं एक पल भी तुम्हें अपने साथ इस घर में नहीं रखता। मैंने कहा तो उसे इत्मीनान हुआ। मैं जुनैद से अपना फ़र्ज करती हूँ। इसने मुझे इस्तेमाल किया, धोखा दिया है। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, बस मुझे आज़ादी चाहिए उस बंधन से जो मेरा इसके साथ है। रबील की बात सुनकर मैं खुश हो गया।
मैंने जुनैद की तलाश शुरू कर दी और वो मुझे जल्दी ही मिल गया था कि वो पाकिस्तान वापस आ चुका था। मैं अपनी बॉडीगार्ड और साथियों समेत इसके पास गया और उसे डरा धमका के तलाकनामे पर दस्तखत करवा दिए। लोग चौधरी थे और हमारा रूप और दबदबा देखकर वो वाकई में खौफजदा हो गया था और इसने तलाक दे दी रबील को। इसका रबील से किसी किस्म का वाजिब ताल्लुक नहीं बना था, इसलिए रबील की कोई इद्दत नहीं थी और मैंने इसी शाम रबील से निकाह कर लिया। आज इस हवेली में मैं और रबील खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे 2 जुड़वा बेटे भी हो चुके हैं। मैं अपने रब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरी और रबील की इज्जत रख ली। आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।